अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे संक्षेप में वापा कहा जाता है, किसी एक घटना या किसी एक सरकार की आकस्मिक प्रतिक्रिया नहीं है। इसकी उत्पत्ति भारत की उस ऐतिहासिक बेचैनी से जुड़ी है जो 1960 के दशक में लगातार गहराती चली गई थी। आजादी के बाद का भारत केवल एक नया राष्ट्र नहीं था, बल्कि एक अस्थिर भूगोल, विविध पहचानों और वैचारिक संघर्षों से घिरा हुआ राजनीतिक प्रयोग भी था। सीमाओं पर युद्ध, भीतर अलगाववादी आंदोलनों और कुछ क्षेत्रों में सिसेशन की खुली मांग ने राज्य को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या इंडियन पिनल कोड जैसे सामान्य कानून भारत की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। इसी संदर्भ में 1967 में वापा अस्तित्व में आया। इसका मूल उद्देश्य यह था कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पर कानूनी रोक लगाई जा सके जो भारत की यूनिटी, सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चुनौती देते हों। उस समय यह कानून व्यक्तियों को सीधे अपराधी नहीं बनाता था, बल्कि उन कलेक्टिव एंटिटीज को निशाना बनाता था जिन्हें राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा माना गया। वापा का शुरुआती स्वरूप एक सीमित कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्स था, एक ऐसा प्रयास जिसमें स्टेट सिक्योरिटी और फंडामेंटल राइट्स के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन कानून स्थिर नहीं रहते, वे अपने समय के डर और राजनीति के साथ विकसित होते हैं। जैसे जैसे आतंकवाद की प्रकृति बदली और ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस का दायरा बढ़ा, वापा का दायरा भी फैलता गया। टेररिज्म से निपटने के लिए बनाए गए कठोर कानून जब समाप्त किए गए तो उनके कई प्रावधान वापा के भीतर समाहित कर दिए गए। इससे यह कानून केवल अनलॉफुल एक्टिविटी तक सीमित न रहकर टेररिस्ट एक्ट यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी जैसे विस्तृत कानूनी वर्गों में बदल गया। जांच एजेंसियों को लंबा समय, एक्सटेंडेड कस्टडी और एविडेंस के व्यापक मानदंड मिले और धीरे धीरे बेल एक अधिकार नहीं बल्कि एक अपवाद बनती चली गई। इस परिवर्तन का सबसे निर्णायक क्षण 2019 का अमेंडमेंट था, जब पहली बार स्टेट को यह शक्ति दी गई कि वह किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सके बिना किसी जुडिशियल डिटर्मिनेशन के। इसे वापा का स्वरूप मूल रूप से बदल गया। अब यह केवल किसी एक्शन को दंडित करने वाला कानून नहीं रहा, बल्कि किसी व्यक्ति की लीगल आइडेंटिटी को परिभाषित करने वाला इंस्ट्रूमेंट बन गया। दिल्ली वायलेंस से जुड़े मामले में उमर खालिद की गिरफ्तारी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आरोप यह नहीं था कि उन्होंने स्वयं हिंसा की, बल्कि यह कि वे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। स्पीचेस, मीटिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन को आधार बनाकर वापा की धाराएं लगाई गई। वर्षों बीत गए पर ट्रायल शुरू नहीं हुआ और बेल इस आधार पर अस्वीकार होती रही कि एलिगेशंस प्राइमा फेसी सही प्रतीत होते हैं। इस मामले ने यह स्पष्ट किया कि वापा में एक्यूजेशन स्वयं फ्रीडम का भविष्य तय कर सकता है। भीमा कोरेगांव केस ने इस वास्तविकता को और गहराई दी। लॉयर्स, प्रोफेसर्स और सोशल एक्टिविस्ट्स जिनका जीवन विचार, लेखन और एडवोकेसी से जुड़ा था, लंबे समय तक इनकार्सरेशन में रहे। एलिगेशंस अत्यंत गंभीर थी, पर जुडिशियल प्रोसेस इतनी धीमी कि प्रक्रिया स्वयं पनिशमेंट में बदल गई। कई एक्यूज्ड वर्डिक्ट से पहले ही जीवन खो बैठे। यहाँ वापा किसी एक व्यक्ति के अपराध का नहीं, बल्कि समय और न्याय के संबंध का प्रश्न बन गया। कश्मीर में जर्नलिस्ट्स पर लगाए गए वापा केसेस ने फ्रीडम ऑफ प्रेस और नेशनल सिक्योरिटी के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया पोस्ट्स और नैरेटिव फ्रेमिंग को अनलॉफुल एक्टिविटी के दायरे में लाया गया। इसी तरह स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े मामले में स्पीचेस, पैम्पलेट्स और प्रोटेस्ट प्लानिंग को टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी से जोड़ा गया। इन मामलों ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या डिसेंट
धीरे धीरे टेररिज्म की लीगल डेफिनेशन में समाहित होता जा रहा है। वापा का मूल विवाद यह नहीं है कि स्टेट को सुरक्षा के अधिकार नहीं होने चाहिए। असली प्रश्न यह है कि सिक्योरिटी के नाम पर स्टेट को कितनी डिस्क्रिशनरी पावर दी जाए और उसकी सीमा कौन तय करेगा। जब बेल असाधारण हो जाए, ट्रायल अनिश्चित हो जाए और इनकार्सरेशन लंबी, तब कानून केवल अपराध से नहीं बल्कि नागरिक की स्वतंत्रता से संवाद करने लगता है। हर पावरफुल लॉ अपने साथ एक मॉरल बर्डन लेकर चलता है। वापा आज इंडियन डेमोक्रेसी के सामने वही प्रश्न रखता है, क्या स्टेट की फियर नागरिक की लिबर्टी से बड़ी हो सकती है, या क्या लिबर्टी ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की सबसे ठोस फाउंडेशन है। यह प्रश्न केवल अदालतों का नहीं बल्कि समाज के कलेक्टिव कॉन्सेंस का भी है।